हेलो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ट्रांजिस्टर्स के बारे में। इससे पहले सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस में हम लोगों ने स्टडी किया है डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में दो टर्मिनल्स होते हैं और एक साइड आपका होता है पी टाइप मटेरियल, दूसरी साइड होता है एन टाइप मटेरियल। ट्रांजिस्टर, सबसे पहली चीज अपने को समझनी है ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर एक थ्री टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में क्या है ना कि दो टाइप के ट्रांजिस्टर आप हो सकते हैं यहाँ पे, या तो एनपीएन यानी कि पी वाला जो मटेरियल है वो सैंडविच्ड है दो एन मटेरियल्स के बीच में, या फिर आपका पीएनपी, एन मटेरियल सैंडविच्ड है दो पी मटेरियल्स के बीच में। तो दोनों टाइप के ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। जो तीन टर्मिनल्स आपके हैं, उन तीन टर्मिनल्स के नाम मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मिडिल वाला जो है, सैंडविच के बीच वाला जो लेयर है, उसको हम बोलते हैं बेस। और जो साइड वाले दो है आपके, उनमें से एक एमिटर है, दूसरा कलेक्टर है। सेम आपका पीएनपी में भी मिडिल वाला जो है वो बेस है, साइड में आपका एक एमिटर एंड कलेक्टर। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं इधर लेफ्ट साइड में, पीएनपी और एनपीएन के, इनको मैं बोल रहा हूँ लॉजिकल डायग्राम। तो ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा है ट्रांजिस्टर का। सर्किट्स में हम लोग यूज करेंगे, सर्किट के लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो अब डिस्कस करने वाले हैं एनपीएन और पीएनपी के लिए। देखो, सर्किट सिंबल एनपीएन के लिए ये मैंने राइट में यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इसमें क्या करना है, आपका सर्कल के अंदर, ये आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके अंदर आप लोग तीन टर्मिनल्स दिखाने, ठीक है, एक कलेक्टर, एक एमिटर और नीचे बेस। उसे नोटिस करो कि बेस जो है वो तो आपका यहाँ पे मिडिल वाला टर्मिनल है ही। एमिटर वाला जो टर्मिनल है ना, उस पे एक एरो हमने दिखाया हुआ है, और एनपीएन के केस में वो एरो आउटवर्ड्स, ठीक है, यानी बेस से एमिटर पे जा रहा है वो एरो। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको थोड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, नोटिस करिए, एनपीएन है, ठीक है, यानी बेस आपका पी टाइप मटेरियल है, एमिटर जो है वो एन टाइप मटेरियल। अगर मैं नॉर्मल ऑपरेशन की बात करूं तो नॉर्मल ऑपरेशन से हमारा यहाँ मतलब है जब बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड, और आगे हम दिखाएंगे जो भी एप्लीकेशन आएंगी ट्रांजिस्टर की, मेन एप्लीकेशन है एम्पलीफायर, उसमें बेस एमिटर जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस ही होता है। तो उसी को मैं नॉर्मल मोड बोल रहा हूँ। नॉर्मल मोड मतलब बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस। अगर बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है तो करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। देखो, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, करंट, होल्स जो है पी से एन जा रहे थे, बेसिकली फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट होता है, डिफ्यूजन करंट डोमिनेट करता है। यानी कि होल्स जो है आपके बेस से एमिटर में जा रहे होंगे पी से एन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है एमिटर से बेस की तरफ आ रहे हो। तो दोनों से तुम समझ जाओगे, होल्स पॉजिटिव चार्जेस लॉजिकली होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है। तो अगर होल्स राइट में जा रहे हैं तो करंट भी राइट में, यानी एमिटर की तरफ है करंट। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके एमिटर से निकल रहे हैं बेस की तरफ, तो करंट आपका उनकी वजह से भी बेस से एमिटर की तरफ है। मेरा पॉइंट ये है कि नॉर्मल मोड में जो आपका करंट होगा वो बेस से एमिटर की तरफ निकल रहा होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट जो मैंने ब्लू में ड्रॉ किया है इन नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड से हमारा मतलब है जब बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड। तो वही डायरेक्शन ये एरो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एरो आपको बता रहा है कि नॉर्मल मोड में जो करंट निकल रहा होगा ना, वो बेस से एमिटर की तरफ निकल रहा होगा, ठीक है। सेम लॉजिक होगा पीएनपी में भी। पीएनपी में अगर मैं नॉर्मल मोड की बात करूं अगेन, तो पीएनपी में नॉर्मल मोड अगेन फॉरवर्ड बायस्ड होगा। दैट मींस, लेट मी जस्ट इरेज दिस। अब की बार जो आपका एरो आएगा ना, आप देख सकते हैं एमीटर से वो एरो टुवर्ड्स द बेस आ रहा है, ठीक है, उल्टा हो गया। अगर एनपीएन और पीएनपी को कंपेयर करो, ऊपर आपका एनपीएन था, नीचे पीएनपी। तो पीएनपी में एमीटर से बेस की तरफ जा रहा हुआ एरो। तो क्यों है, अब तक आप समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल मोड में क्या होगा, होल्स आपके जा रहे होंगे पी से एन फॉरवर्ड बायस में, इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ रहे हैं एन से पी, यानी कि दोनों की वजह से जो करंट है वो एमिटर से बेस की तरफ जा रहा है। तो करंट इन नॉर्मल मोड एमिटर से निकल के
बेस में एंटर कर रहा है, तो इसीलिए वो एरो जो है एमिटर से डाउनवर्ड से या फिर इनवर्ड से। ठीक है, तो ये तो सिंबल्स की बात होगी कि ट्रांजिस्टर के सिंबल्स कैसे आते हैं। आई होप ये सबको क्लियर है कि वो एरो कैसे डिसाइड होता है। अब इसमें जो है ना, ट्रांजिस्टर में एक मेन चीज अपने को यहाँ पे ये समझना है कि जब हम ट्रांजिस्टर का लॉजिकल डायग्राम देखते हैं, ठीक है, एनपीएन की बात करते हैं, वही सबसे ज्यादा यूज होगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को देखो, एनपीएन, उसमें बेस तो मिडिल में है, और बेस वैसे भी साइड में जो आपकी मटेरियल्स है उनसे डिफरेंट टाइप का है, तो बेस तो आपका अलग से अपने को दिख रहा है। लेकिन ऐसा देख के लग रहा है यहाँ पे डायग्राम में कि कलेक्टर और एमिटर इंटरचेंजेबल है, यानी कि हो सकता है मैं लेफ्ट वाले को कलेक्टर बोल दूं, राइट वाले को एमिटर, या फिर डायग्राम देख के लग रहा है कि दोनों भाई एन टाइप ही तो है, तो हो सकता है मैं उल्टा भी कर दूं, लेफ्ट वाले को एमिटर बोल दूं, यानी इधर मैं एमिटर लिख देता और इधर कलेक्टर लिख देता। एटलीस्ट लॉजिकल डायग्राम से ऐसा लग रहा है कि एमिटर और कलेक्टर इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे से इंटरचेंज किए जा सकते हैं। लेकिन बच्चों, ये लॉजिकल डायग्राम है, ये फिजिकल डायग्राम नहीं है। यानी कि फिजिकली अगर आप ट्रांजिस्टर को देखेंगे ना, तो जो तीन मटेरियल्स होंगे उनकी विड्थ और उनका जो डायमेंशंस है वो उस टाइप की नहीं है जो कि आपको लॉजिकल डायग्राम में दिखाई जा रही है। लॉजिकल डायग्राम में आपको केवल, लॉजिकल डायग्राम का पॉइंट ये है कि आपको टर्मिनल्स पता लग जाए। ठीक है, लॉजिकल डायग्राम का पॉइंट ये है कि आपको जो ट्रांजिस्टर है उसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाए। अगर ट्रांजिस्टर का फिजिकल डायग्राम देखना है कि एक्चुअली ट्रांजिस्टर कैसे दिखता है, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे देखिए, मैं फिजिकल डायग्राम की बात कर रहा हूँ। जो ये आपका, एक्सक्यूज मी, जी हाँ, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मटेरियल है ये वाला, दिस इज एमिटर, ई मतलब एमिटर। ये बीच में एकदम नैरो सा जो है ना आपका, दिस इज बेस। और फिर सबसे राइट में जो सबकी बड़ी डायमेंशन जिसकी है, दैट इज सी, कलेक्टर। तो एक बार जरा मैं नाम इनके लिख देता हूं। लेफ्ट मोस्ट जो है हमारा, ये बेस है, आई एम सॉरी, मैंने बोला लेफ्ट मोस्ट जो है ये एमिटर है, मिडिल में मेरा बेस है, और राइट में जो सबसे बड़ी जिसकी डायमेंशंस है, दैट इज कलेक्टर। ठीक है, तो ऐसा फिजिकल डायग्राम हो। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो भाई, ट्रांजिस्टर्स हमने डिजाइन किया, हमने से मैंने होता है ह्यूमन बीइंग्स ने डिजाइन किया। तो इंसानों ने जो ट्रांजिस्टर डिजाइन किया होगा वो उसकी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड डिजाइन किया। ठीक है, कि किस एप्लीकेशन में हम यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रांजिस्टर में जो हमने डिजाइन किया है, वो इसलिए डिजाइन किया है इसको इस तरीके से ताकि एमीटर से चार्ज कैरियर्स निकले। ठीक है, एमीटर से चार्ज कैरियर्स निकले, और जो भी चार्ज कैरियर्स एमीटर से निकल रहे हैं उनमें से बहुत थोड़े से, बहुत ही माइनॉरिटी, वो बेस से एस्केप कर पाए, और मेजॉरिटी जो है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मतलब ज्यादातर जो है, कलेक्टर की तरफ चले जाए। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूं एक बार, ये ट्रांजिस्टर का जो फिजिकल डायग्राम है, ये एक चीज को इंश्योर करने के लिए इस तरीके का बनाया गया है। क्या चीज इंश्योर करना चाहते हैं हम? एमीटर से चार्ज कैरियर्स निकलने चाहिए, और जितने चार्ज कैरियर्स एमीटर से निकल रहे हैं उससे बहुत कम चार्ज कैरियर्स बेस से एस्केप कर पाए, ज्यादातर चार्ज कैरियर्स जो आपके कलेक्टर में चले जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो दो चीजें। एक तो यह कि ऐसा क्यों, जैसे मैंने बोला, ये ऐसा हम इसलिए चाहते हैं ताकि एम्पलीफायर में इसका यूज कर सके। ठीक है, तो इसी चीज से जो मैंने बोला है, एमीटर से ज्यादातर चार्ज कैरियर्स कलेक्टर में चले जाते हैं, बेस में बहुत कम एस्केप करते हैं। इसी चीज से एम्पलीफिकेशन आता है, तो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक मिनट के लिए इस चीज को अभी मान लीजिए, आगे इसको डिस्क्राइब भी करेंगे कि इससे एम्पलीफिकेशन कैसे आता है। लेकिन अगर आप ये चीज मान रहे हैं, अभी अगर हमें ये चीज पता है कि हम एमीटर से ज्यादातर चार्ज कैरियर्स जाते हैं कलेक्टर की तरफ जाए, और बहुत कम बेस की से एस्केप करें, तो हम ऑब्वियसली ऐसा फिजिकल डायग्राम चाहेंगे। ठीक है, तो देखो इस फिजिकल डायग्राम से हो क्या रहा है, आप नोटिस कर रहे हैं कि नाम भी देखो एमिटर। तो आप नोटिस करें इस डायग्राम में, इसको ऐसे सोचो कि एमिटर है ना, एमिटर इज लाइक अ गन,
विच इज एमिटिंग और शूटिंग चार्ज कैरियर्स। तो ये बहुत सारे चार्ज कैरियर्स को ऐसे इंजेक्ट करेगा या शूट करेगा, इसीलिए ट्रांजिस्टर के अंदर एमिटर में हैवी डोपिंग होती है, यानी इसमें जो है ना लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, जबकि कलेक्टर में लाइट डोपिंग होती है। कलेक्टर से हम ये नहीं चाहते कि वो चार्ज कैरियर्स इंजेक्ट करे। बेस में आप मॉडरेट डोपिंग रख सकते हैं। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटीज की कॉन्सेंट्रेशन में उतार। तो देखो एमीटर का डिजाइन इसीलिए इस तरीके से एकदम ऐसा, इसका क्रॉस सेक्शन हमने कम रखा है एमीटर का, क्योंकि हम चाहते हैं एमीटर एक तरह से फोकस कर रहा है अपने चार्ज कैरियर्स बेस की तरफ जाने के लिए। अब बेस की विड्थ देखो यहाँ पे इतनी कम रखी गई है, वो इसीलिए रखी गई है ताकि ये जो चार्ज कैरियर्स आए ये बहुत कम टाइम स्पेंड करे बेस के अंदर, तो उनमें से बहुत कम ही आपके बेस से एस्केप कर पाएंगे, ज्यादातर आपके कलेक्टर में चले जाएंगे। इसीलिए कलेक्टर की विड्थ इतनी ज्यादा रखी हुई है, कलेक्टर का क्रॉस सेक्शन इतना ज्यादा रखा हुआ है ताकि जहां से भी साइड से जितने भी चार्ज कैरियर्स आ रहे होंगे ये साइड से भी सबको कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो फिजिकल डायग्राम जो हमारा ट्रांजिस्टर्स का है वो क्या इंश्योर करता है, मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर्स फ्रॉम emitter should go to the collector. Very few should escape, इसको मैं लिख देता हूं .1, और .2 में मैं लिख देता हूं very few will escape from the base। ठीक है, तो अगर ये तो हो गया, अगर मैं करंट के टर्म्स में बात करूं, एमीटर टर्मिनल में जो करंट है बेस टर्मिनल में और कलेक्टर करंट में, कलेक्टर टर्मिनल में, यहां से आप समझ गए होंगे कि एमीटर से जो करंट आ रहा है ज्यादातर सारा कलेक्टर में चला जा रहा है, बेस में बहुत कम करंट आएगा। यानी ये तीनों करंट्स की अगर हम कंपेयर करें, एमीटर करंट, एमीटर टर्मिनल में जो करंट है, बेस टर्मिनल में जो करंट है और कलेक्टर टर्मिनल में जो करंट है, एमीटर और कलेक्टर करंट जो है ये ऑलमोस्ट सेम होंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होंगे, और बेस करंट जो है वो स्मॉल होगा, इनकी कंपैरिजन में वेरी स्मॉल होगा। बाय द वे एमीटर और कलेक्टर करंट जो है ऑलमोस्ट सेम होंगे, लेकिन कौन सा कम होगा, कलेक्टर करंट कम होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो एमीटर में से कुछ चार्ज कैरियर्स बेस में निकल गए, ज्यादातर कलेक्टर में गए, तो लेकिन कलेक्टर करंट विल बी स्टिल लेस देन एमीटर करंट, ऑलमोस्ट इक्वल टू, मतलब 95-96% से ज्यादा होता है वो एमीटर करंट का, जबकि बेस करंट जो है वो 4 to 5%, कुछ ट्रांजिस्टर में 1% तक भी होता है। तो बेस करंट बहुत स्मॉल होता है, 95 से 99% जो है वो आपका चला जाता है कलेक्टर में, बेस के अंदर 1 से 5% के बीच में रहता है। और ये जो भी हमने इंश्योर किया है यहाँ पे, ये इसीलिए इंश्योर किया है ताकि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम कर सके, और मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि इससे एम्पलीफिकेशन कैसे आता है। अच्छा, तो ये जो भी मैंने डिस्कस किया, देखो नीचे लिखा हुआ है, एमीटर में हेवी डोपिंग, बेस इज वेरी नैरो मॉडरेट डोपिंग, कलेक्टर इज वाइड लाइट डोपिंग। तो एमीटर आपका चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड करता है, बेस में से थोड़े से निकलते हैं, ज्यादातर कलेक्टर में चले जाते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, ट्रांजिस्टर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि मेजॉरिटी ऑफ कैरियर्स एमीटर से जो निकल रहे हैं वो कलेक्टर में चले जाएं और बहुत कम जो है बेस से एस्केप करें। इससे अब आपको साफ साफ पता लग रहा होगा कि एमीटर और कलेक्टर इंटरचेंजेबल नहीं है। ठीक है, फिजिकल डायग्राम में तो एमीटर और कलेक्टर का एकदम पिक्चर ही डेफिनेटली अलग अलग दिखाई दे रहा है। एमीटर का क्रॉस सेक्शन इतना छोटा सा, लेंथ बड़ा या फिर विड्थ बड़ा, एक गन की तरह है एमीटर। कलेक्टर जो है उसका डोपिंग कम है और उसका क्रॉस सेक्शन इतना बड़ा, वाइड है। तो यहां से साफ साफ आपको पता लग रहा होगा कि एमीटर और कलेक्टर को इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। ओके, अब यहाँ पे मैंने सेम चीज आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए दिखाया हुआ है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्योंकि एमीटर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके जा रहे हैं एमीटर से बेस की तरफ, उसमें से
बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स एस्केप कर पाए बेस में से, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो आपके कलेक्टर पे चलेंगे और फिर कलेक्टर टर्मिनल से बाहर निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो है दो चीजें हम नोटिस करने वाले हैं, एक तो करंट्स की डायरेक्शन, करंट्स की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए एमिटर टर्मिनल में करंट की डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आपके, करंट इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ऑपोजिट होता है, यानी करंट जो है एमिटर टर्मिनल से निकल रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आई ई मैंने बाहर एग्जिटिंग दिखाया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके राइट में मूव कर रहे हैं दैट मींस करंट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसीलिए एमिटर करंट का डायरेक्शन ये है। अब देखो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके बेस से निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर बेस से निकल रहे हैं तो करंट क्या होगा, करंट विल बी ऑपोजिट टू दैट, तो करंट इज इनकमिंग। ठीक है, तो बेस में करंट एंटर कर रहा है। कलेक्टर से भी इलेक्ट्रॉन्स जो आपके बाहर निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर से बाहर निकल रहे हैं, जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो कलेक्टर के पास चले गए थे ना, वो अब कलेक्टर से बाहर निकलने वाले हैं। तो अगर कलेक्टर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो कलेक्टर करंट जो है वो इनकमिंग होगा, अगर इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट। सो यहाँ पे IC इनटू द टर्मिनल है, IC आपका इनटू द टर्मिनल है, IB बेस करंट भी इनटू द टर्मिनल है, जबकि IE एमिटर करंट जो है वो आउटवर्ड्स है। और आप में से कुछ लोगों को याद आ गया होगा कि ऐसा ही हम NPN के सिंबल में दिखाते भी हैं। NPN के सिंबल में मैंने आपको बताया था कि एमिटर टर्मिनल पे जो एरो होता है वो आउटवर्ड्स होता है, तो वो एरो के देख के आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं ये एमिटर करंट बाहर निकल रहा है, बाकी दोनों टर्मिनल्स में करंट एंटर कर रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया पहली चीज, मैंने करंट्स की डायरेक्शन के बारे में बात। अब ये देखते हैं कि अगर जो नॉर्मल मोड मैंने आपको बताया था, यानी जो हम चाहते हैं बिहेवियर ट्रांजिस्टर से, ज्यादातर चार्ज कैरियर्स एमिटर से बेस, ज्यादातर चार्ज कैरियर्स जो है एमिटर से कलेक्टर की तरफ चले जाए और बहुत कम बेस से निकले, उस नॉर्मल मोड ऑफ बिहेवियर के लिए हम बायसिंग कैसा चाहेंगे, यानी कि हम बैटरीज जो लगाएंगे तीनों टर्मिनल्स पे, वो बैटरी से बायसिंग कैसी होनी चाहिए। तो देखो कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे। आप हमें पता है कि पीएन जंक्शन, ठीक है, ये एक डायोड होता है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के अंदर दो डायोड्स हैं। ठीक है, तो मैं जो है 1 मिनट इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं डायग्राम को। ओके, सो लेट मी इनफैक्ट शो इट टू यू हियर। तो मैं क्या बोल रहा था कि ट्रांजिस्टर के अंदर आप ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे पास दो जंक्शंस हैं, दो डायोड्स। मैं NPN की बात कर रहा हूं, ये मेरा एमिटर, बेस, राइट में कलेक्टर। एक मेरा डायोड बनता है बेस और एमिटर जंक्शन को लेके यहाँ पे। ठीक है, सो बेस एमिटर जंक्शन। एक मेरा डायोड बनता है यहाँ पे बेस और कलेक्टर जंक्शन पे, बेस कलेक्टर जंक्शन डायोड। अब मैं चाहता क्या हूं कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स, मैं चाहता हूं कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो है मेरे, वो एमिटर से निकले पहले बेस में जाए। तो N साइड से इलेक्ट्रॉन्स P की तरफ जा रहे हैं। N में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, तो मेजॉरिटी कैरियर्स का करंट चले रहा हूं ना मैं यहाँ पे। N में इलेक्ट्रॉन्स है वो जा रहे हैं P की तरफ। ठीक है, तो लेट मी जस्ट मेक श्योर दैट यू कैन सी, जो बेस है आपका वो यहाँ पे P है, लेट मी राइट इट ऑन द टॉप, ये हमारा P है। तो N साइड से इलेक्ट्रॉन्स हम चाहते हैं कि P की तरफ चले जाए। N साइड में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स, तो मेजॉरिटी कैरियर्स वाला जो करंट आता है, बाय द वे P से होल्स भी आ रहे होंगे एमिटर की तरफ। ठीक है, P से जो आपके N से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ना राइट में, ऐसे P से जो है ना कुछ होल्स भी आ रहे होंगे इधर उल्टा डायरेक्शन में। लेकिन बात यह है कि हम जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन है ना करंट का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि एमिटर में हैवी डोपिंग है, एमिटर में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा है, बेस में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कम है, तो इसलिए जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन है ना करंट का, केवल उसकी बात अंदर है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, N से आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स चले जाए P में,
मेजॉरिटी कैरियर्स वाला करंट को आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो मेजॉरिटी कैरियर्स वाला करंट कौन सी बायसिंग में प्रमोट होता है? फॉरवर्ड बायस में। यानी तुम्हारा बेस एमिटर जंक्शन जो है ना, तुम चाहोगे फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब पी साइड का पोटेंशियल, पी है आपका बेस, यानी बेस का पोटेंशियल एन साइड के पोटेंशियल से ज्यादा हो, यानी बेस का पोटेंशियल जो है एमिटर के पोटेंशियल से ज्यादा हो, ये आप इंश्योर करना चाहेंगे। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं कि बेस एमिटर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, अब क्या चाहते हैं? अब ये इलेक्ट्रॉन्स आपके एन से पी में बेस में आ चुके हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स अब बेस से कलेक्टर में चले जाएं। हम चाहते हैं ना कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में चले जाएं, लेकिन अब देखो, अब बेस आपका पी टाइप है, तो पी टाइप मटेरियल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये माइनॉरिटी कैरियर्स है। यानी कि अब तुम चाहते हो कि पी से इलेक्ट्रॉन्स निकले, बेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाए कलेक्टर की तरफ, यानी आप चाहते हैं पी से एन में इलेक्ट्रॉन्स जाए। पी से एन में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स भेजना चाहते हो तो अब आप माइनॉरिटी करंट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि पी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भाई अब माइनॉरिटी कैरियर्स है ना। तो अगर तुम माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट को प्रमोट करना चाह रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस्ड होना चाहिए, है ना। माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट आता है रिवर्स बायस। अगर ये रिवर्स बायस होना चाहिए तो पी साइड का पोटेंशियल यानी बेस का पोटेंशियल कम होना चाहिए एन साइड के पोटेंशियल से या कलेक्टर के पोटेंशियल से। So that means you want to ensure potential of base is less than potential of collector. Yeah, I can write it as base collector junction should be reverse bias. ठीक है, ये आपकी बायसिंग की रिक्वायरमेंट है नॉर्मल मोड में। नॉर्मल मोड से मेरा मतलब है जबकि हम चाहते हैं कि ज्यादातर चार्ज कैरियर्स एमिटर से निकल के कलेक्टर पे चले जाए। एक्चुअली ट्रांजिस्टर के केस में ये जो नॉर्मल मोड में बोल रहा हूँ, टेक्निकली इसको एक्टिव मोड बोलते हैं, तो वो टर्मिनोलॉजी भी मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी मैं इसको नॉर्मल मोड ही बोलने वाला हूँ। तो नॉर्मल मोड में हम क्या चाहते हैं? बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट हम चाहते हैं। ओके, लेट मी गो बैक टू द नोट्स। और देखिए यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस एमिटर जंक्शन मैं चाहता हूँ फॉरवर्ड बायस रहे और बेस कलेक्टर जंक्शन में चाहता हूँ रिवर्स बायस। ओके, अब आगे मैंने आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट्स की डायरेक्शन ऑलरेडी बताई थी, वो फिर से मैंने मार्क की हुई यहाँ पे। एमीटर से एरो आपका ऐसे बाहर निकल रहा होता है तो करंट इज कमिंग आउट, बाकी दोनों जंक्शंस में करंट इज कमिंग इन, बाकी दोनों टर्मिनल्स में करंट इज इनवर्ड्स, आईबी एंड आईसी आर इनवर्ड्स। अच्छा, और ये देखिए लॉजिक जो मैंने अभी अभी आपको बोला था कि आप चाहते हैं एन से पी में मेजॉरिटी कैरियर्स, पहले आप चाहते हैं एन से पी में मेजॉरिटी कैरियर्स को प्रमोट करना, और फिर इलेक्ट्रॉन्स को आप पी से एन माइनॉरिटी कैरियर्स को प्रमोट करना चाहते हैं। यही लॉजिक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सेम फॉर द बेस कलेक्टर जंक्शन ऑल्सो। ओके, अब थोड़ा सा हम एमिटर बेस और कलेक्टर करंट जो है उनके बीच में जो रिलेशंस है उनको जरा स्टडी कर लेते हैं। पहला तो आपका आपका जो रिलेशन है वो जंक्शन लॉ से आ जाता है, बेसिकली इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये आपके दोनों इनकमिंग करंट है, बेस और कलेक्टर वाले, एमिटर करंट आउटगोइंग है। तो पहला तो मैं बोल सकता हूँ आउटगोइंग करंट जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल, इनकमिंग करंट्स के सम के इक्वल होना चाहिए, यानी आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। एमिटर करंट इज सेम एज द बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। दूसरा, ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, आप रिलेशन निकाल सकते हैं करंट्स के बीच में यूजिंग द करंट रेशियोज। ये जो डिफरेंट करंट्स है इनमें कुछ रेशियोज है जो हम डिफाइन करने वाले हैं, तो ये स्टैंडर्ड टर्म्स है। क्या रेशियोज हम डिफाइन कर रहे हैं? पहला रेशियो में डिफाइन कर रहा हूं अल्फा, ये है आपका कलेक्टर करंट बाय एमिटर करंट, कलेक्टर बाय एमिटर करंट का रेशियो। अब जरा सोच के देखो, कलेक्टर बाय एमिटर करंट का जो रेशियो होगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था
कलेक्टर करंट और एमिटर करंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है, क्योंकि 95% से 99% चार्ज कैरियर जो है एमिटर से निकल के कलेक्टर में चले जाते हैं। यानी कि कलेक्टर करंट और एमिटर करंट का जो रेशियो है दैट विल बी क्लोज टू 1 बट लेस देन 1, बिकॉज कलेक्टर करंट छोटा होता है एमिटर करंट से। तो वही मैंने बोला है, दिस इज लेस देन 1 ऑल्दो क्लोज टू। टिपिकल वैल्यूज ऑफ अल्फा जो आपकी 0.95 से 0.99 के आसपास हो सकती है। ये हो गया अल्फा, कलेक्टर और एमिटर करंट का रेशियो। ऐसे मैं डिफाइन कर रहा हूं बीटा। बीटा की वैल्यू डिफाइन होती है कलेक्टर करंट बाय बेस करंट। अब देखो मैंने क्या बोला था कि अगर आपके एमिटर से 100 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मान लो, एज एन एग्जांपल 100 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो बहुत कम, लेट मी डू इट ऑन द रफ पेज, दिस इज आल्सो प्रीटी डर्टी, थोड़ा सा मैं क्लियर डायग्राम चाहता था। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। तो ये एक सिचुएशन हमने लिया है यहाँ पे, एमिटर बेस कलेक्टर। तो मैंने क्या बोला कि लेट से 100 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके एमिटर से निकले, उसमें से 95 जो है आगे चले गए कलेक्टर में और सिर्फ 5 निकलेंगे बेस से, लेट से एज एन एग्जाम्पल। तो इस केस में तुम्हारा एमिटर करंट, सॉरी, कलेक्टर करंट बाय एमिटर करंट, ये रेशियो तो हो जाएगा 95/100, 0.95। इसको हम बोलते हैं अल्फा। और बीटा क्या होता है? बीटा को मैंने डिफाइन किया कलेक्टर करंट बाय बेस करंट। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा इस केस में? देखो 95 डिवाइड बाय 5, ठीक है ना, क्योंकि बेस में से केवल 5 निकल रहे हैं। सो 95 डिवाइड बाय 5, यू कैन सी दिस इज 19, ठीक है। तो इस तरीके से रेशियोस डिफाइन होते हैं। आपको समझ में आ रहा है? अल्फा की वैल्यू जो है इज क्लोज टू 1, स्लाइटली लेस देन 1। बीटा 1 के कंपैरिजन में बीटा जनरली लार्ज होता है। तो ये टिपिकल एक वैल्यू मैंने दे दी। तो यही आपका बीटा के लिए मैं लिख रहा हूं, बीटा इज जनरली मच लार्जर एज कंपेयर टू 1, ठीक है, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, मतलब 20, 30, 40 अप टू 100। कुछ ट्रांजिस्टर्स के लिए कभी कभी 200 तक भी होता है। तो टिपिकल वैल्यूज ऑफ बीटा जो है 20 से 100 के बीच में लाया है। एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए कि ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज है ना, ये सर्किट पे डिपेंड नहीं करती है। अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज है, ज्यादातर चार्ज कैरियर्स सर्किट पे बस इस तरह से डिपेंड करती है कि आपकी बायसिंग, कि आपने बायसिंग उस तरीके से करी होनी चाहिए कि आपके मेजॉरिटी कैरियर्स का करंट जो है प्रमोट होना चाहिए बेस एमिटर जंक्शन पे, और बेस कलेक्टर जंक्शन पे माइनॉरिटी कैरियर्स का करंट प्रमोट होना चाहिए, यानी बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस्ड और बेस कलेक्टर रिवर्स बायस्ड। बट अदरवाइज ये जो अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है, ये हमारा आता है फिजिकल डायग्राम और डोपिंग से। मतलब समझ रहे कि एमिटर बेस कलेक्टर जंक्शन में इम्प्योरिटीज का कॉन्सेंट्रेशन क्या है और एमिटर बेस कलेक्टर की डायमेंशंस क्या है, ज्योमेट्री क्या है। तो जब आप ट्रांजिस्टर को बनाते हैं ना, तो अल्फा और बीटा की कुछ वैल्यूज को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो अगर आप ट्रांजिस्टर कभी देखेंगे ना, मैन्युफैक्चरर ने कुछ उसके ऊपर सिंबल्स, कुछ बेसिकली स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखी होंगी, उन स्टैंडर्ड वैल्यूज में आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मैन्युफैक्चरर मेंशन करता है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज जो है ये फिजिकल कंस्ट्रक्शन से आती है। दिस इज फ्रॉम ज्योमेट्री एंड डोपिंग। तो ये दोनों वैल्यूज फिक्स्ड हो जाती हैं व्हेन द ट्रांजिस्टर इज फैब्रिकेटेड। जब वो बनाया जाता है उस टाइम पे ही ये दोनों वैल्यूज जो है फिक्स हो चुकी है। ऑलराइट, ये दोनों रेशियोज मैंने डिफाइन कर दिए। इनफैक्ट आप अल्फा बीटा को रिलेट भी कर सकते हो, बिकॉज एमिटर करंट इज ऑलवेज सेम एज बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो उसको यूज करके आप इन्हें यूज कर सकते हैं। देखिए ये मैंने इक्वेशन लिखा एमिटर बेस करंट का, दोनों साइड में कलेक्टर करंट से डिवाइड कर रहा हूँ, आईसी से डिवाइड कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आप नोटिस करोगे आई ई बाई आई सी ये अल्फा का इनवर्स है, क्योंकि अल्फा को मैंने डिफाइन किया था कलेक्टर बाय एमिटर, तो ये 1/अल्फा हो गया।
ऐसे आप नोटिस करोगे IB बाय IC ये बीटा का इनवर्स है, क्योंकि बीटा को मैंने डिफाइन किया था कलेक्टर करंट बाय बेस करंट, तो ये 1 बाय बीटा हो गया प्लस 1। इस इक्वेशन से आप अल्फा और बीटा को रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहे, मान लीजिए अल्फा की वैल्यू गिवन है, बीटा की निकालना चाहते हो, तो आप देखो ये इक्वेशन आ जाएगा, बीटा इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। यू कैन जस्ट डू द अलजेब्रा। सिमिलरली आप को अगर बीटा की वैल्यू गिवन है, यू कैन कैलकुलेट अल्फा आल्सो। ठीक है, यहाँ पे बस एलसीएम लीजिए, अलजेब्रा कीजिए, तो आपको देखो अल्फा की वैल्यू पता लग जाएगी, बीटा बाय बीटा प्लस 1। तो ट्रांजिस्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की हैं, देखिए थोड़ा एक बार समराइज करते हैं अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या आपको पता होना चाहिए। एक, मैंने आपको बताया लॉजिकल सिंबल के बारे में शुरुआत में। सैंडविच होते हैं एनपीएन या फिर पीएनपी, एक मटेरियल जो है सैंडविच होता है। लॉजिकल सिंबल से सिर्फ टर्मिनल्स पता लगते हैं, 3 टर्मिनल्स। फिर मैंने आपको सर्किट सिंबल बताया। सर्किट सिंबल में मैंने आपको समझाया था कि एनपीएन के केस में, एनपीएन के केस में, ये एनपीएन का है, एमीटर पे जो एरो है वो आउटवर्ड्स है, और वो एरो आपको क्या बता रहा है, नॉर्मल मोड में करंट जो है बेस से एमीटर की तरफ। इसी से मैंने आपको बताया था कि एमीटर करंट से, एमीटर टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है, बेस और कलेक्टर में करंट एंटर कर रहा होता है। उसके बाद मैंने आपको मेन चीज जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो था ट्रांजिस्टर का फिजिकल डायग्राम। फिजिकल डायग्राम में हमने देखा कि एमिटर और कलेक्टर जो आपके मटेरियल्स हैं एकदम ही डिफरेंट दिखते हैं। अगर एक्चुअली उन्हें देखा है जो डायमेंशंस को, तो एकदम ही डिफरेंट दिखते हैं, इंटरचेंजेबल नहीं है। इवन डोपिंग भी उनकी डिफरेंट है। मैंने बोला कि एमिटर इज हेवीली डोप्ड, इम्प्योरिटीज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है एमिटर, जबकि कलेक्टर इज लाइटली डोप्ड। और जो फिजिकल डायग्राम है उसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया कि नॉर्मल मोड में आप चाहते हैं, मैं बहुत बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ, नॉर्मल मोड में आप चाहते हैं ज्यादातर चार्ज कैरियर्स एमिटर से निकल के कलेक्टर की तरफ चले जाए, बेस से बहुत कम नहीं। फिर मैंने आपको बताया एमिटर बेस कलेक्टर करंट के बीच में ये रिलेशन, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और करंट रेशियोज, अल्फा हमने डिफाइन किया IC बाय IE, बीटा हमने डिफाइन किया IC बाय IB। बीटा की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी होती है, जनरली 20 से 100 के बीच में। अल्फा की वैल्यू 1 के आसपास होती है, 0.95 से 0.99 के बीच में। और मैंने आपको ये बताया कि अल्फा बीटा में रिलेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया बीटा इज सेम एज अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा, सॉरी 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, whereas अल्फा इज सेम एज बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई थिंक एक दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। आई थिंक जस्ट वन एग्जांपल राइट नाउ, आगे एम्पलीफायर के बाद और एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है जिसके लिए बीटा का वैल्यू आपको गिवन, बेस करंट भी आपको गिवन। आपसे पूछा गया है अल्फा क्या होगा, कलेक्टर करंट क्या होगा और एमिटर करंट क्या होगा। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे क्या करना है। पहले अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा होता है बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। सो हाउ मच इज दिस, दिस विल बी 95 डिवाइड बाय 1 प्लस 95। दैट मींस दिस इज 95 डिवाइड बाय 96। ठीक है, ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहो तो कैलकुलेटर से देख भी सकते हो एग्जैक्टली कितना आ रहा है। अल्फा आ गया। उसके बाद IC और IE। देखो कलेक्टर करंट कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं क्योंकि हमें बेस करंट गिवन है ना, तो हम लोग जानते हैं बेस करंट का रेशियो, सॉरी क्या कर देते हैं, कलेक्टर करंट डिवाइड बाय बेस करंट, ये आपका बीटा होता है। यानी कि कलेक्टर करंट की वैल्यू होगी बीटा इंटू बेस करंट। बेस करंट मुझे 100 माइक्रो एम्पियर गिवन है, यानी 95 इंटू 100 माइक्रो एम्पियर, विच इज 9500 माइक्रो एम्पियर, या फिर मिली एम्पियर में लिखना चाहूं तो 9.5 मिली एम्पियर। ये मेरा कलेक्टर करंट था। कलेक्टर करंट आ गया तो अब मैं एमिटर करंट भी निकाल सकता हूँ। या तो आप अल्फा से निकाल सकते हो, या फिर एमिटर करंट तो मैं ऐसे भी निकाल सकते हो। एमिटर करंट इज सेम एज बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। बेस करंट मेरा 100 माइक्रो एम्पियर था,
कलेक्टर करंट मेरा 9500 माइक्रो एम्पियर, तो टोटल हो जाएगा आपका 9600 माइक्रो एम्पियर। ये देखिए बेस करंट में मैं, सॉरी कलेक्टर में 9500 लिखा था, तो दोनों को ऐड करके आ जाएगा 9600 माइक्रो एम्पियर, या फिर आई कैन राइट एज 9.6 मिलियन। ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांजिस्टर में बायसिंग कैसे की जाती है और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अभी इतना काफी है। थैंक यू।